तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हान उस बारटेंडर से बोलने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर बाई शुआंग के बारे में पूछ रहा हूँ। और जैसे ही बाई शुआंग नाम सुनते हैं ये सारे लोग वो पूरी तरीके से हक्के बक्के होकर हान के तरफ में देखने लगते हैं। और ये बारटेंडर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने ड्रिंक को दिखाते हुए बोलने लगता है कि इस बंदे ने अभी अभी बाई शुआंग कहा है, इस वजह से आज जो कुछ भी ड्रिंक का पेमेंट है वो सारा का सारा यही करने वाला है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इन लोगों को ड्रिंक के लिए पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हान को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूजन में बोलने लगता है कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। और बारटेंडर उसे बताता है कि कल एक कस्टमर हमारे पास आया था और उसने लार्ज अमाउंट में ड्रिंक इस जगह पर उधारी में पी लिया था और बोला था कि कोई बंदा इस जगह पर आएगा और जो पहला वर्ड है वो बाई शुआंग कहेगा और जो कोई भी बाई शुआंग बोलेगा वही ये सारे डेप्ट को क्लियर कराएगा। और इसलिए अब तुम इस पूरे कर्जे को उतारने वाले हो। जिसे सुनने के बाद सिया बोलने लगती है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और ये बंदा क्या कहना चाहता है। और हान बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और हो ना हो ये बंदा तो फैन ही है जो ये सारी चीज़ों को कर सकता है। फिर वो बारटेंडर अपने पास से एक बॉक्स निकाल कर हान को देते हुए बोलता है कि साथ में उस बंदे के पास एक बॉक्स भी था जिसने उसे मुझे दे दिया और कहा था कि मैं पर्सनली इसे तुम्हें दे दूं। मैं इसे खोलना तो चाहता था और देखने का भी इच्छा था कि इसके अंदर में क्या है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया। और हान उस बॉक्स को लेते हुए बोलने लगता है कि आखिर मैं जानना चाहता हूं कि फैन हम लोगों के लिए क्या छोड़ के गया है। और जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से एक लेटर निकलता है जिसे देखने के बाद हान, सिया और ली तीनों के तीनों अचंभित हो जाते हैं। और लेटर में कुछ बातें लिखी हुई है जो कि मैं शॉर्टकट में बोलता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो पैरासाइट मदर है वो बच्चों को प्रोड्यूस कर रही है और सारा का सारा जो लिंक है वो जाओ के साथ में मिलता है। ली को ये बातें समझ में नहीं आती और वो हान से पूछती है कि आखिर तुम्हारा टीममेट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और हान उससे बोलता है कि पैरासाइट मदर का रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और अब तक 7 पैरासाइट इस जगह पर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ली बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। और हान उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा थोड़ी देर इसी जगह पर इंतजार करो, मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी से बाथरूम जाना होगा। बोलकर वो आगे की तरफ में चला गया होता है और बिना देरी के जैसे वो आगे बढ़ने लगता है ऑलरेडी एक बंदा इस जगह पर बाथरूम कर रहा होता है। और जैसे ही हमारा हान उस बंदे को क्रॉस करता है वो उस बंदे को साइड में करते हुए बोलता है कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे जल्दी यहाँ पर बाथरूम करना है क्योंकि मुझे बहुत ही जोर से आया है। और जैसे ही वो यहाँ पर बाथरूम करने लगता है और एक राहत की सांस भरता है तभी ये बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर ये स्मेल क्या है। और पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होकर हान को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर हीटर के जैसा स्मेल क्यों कर रहे हो। और फिर बिना देरी के वो हान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया है और वो कहता है कि मुझे ये हीटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिर तुम इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर लगाकर कैसे आ सकते हो। और इस बात से हान भी एक बार के लिए चौंक जाता है लेकिन फिर भी वो दूसरे ही पल में नॉर्मल हो जाता है। ये बंदा जैसे ही हमारे हान को एक पावरफुल अटैक करने ही वाला था उससे पहले ही हान अपने एबिलिटी को यूज करते हुए इस बंदे को पीछे की तरफ में ढकेल देता है। इसके बाद ये बंदा चिल्लाते हुए उड़कर पीछे की तरफ में चला जाता है और उसके माथे से ये जो पैरासाइट है वो भी निकल गया है जो कि उसके अंडर कंट्रोल में था। और फिर हान उस पैरासाइट को पकड़कर बोलता है कि ये है एक्लिप्स जग। और हान के हाथों से बचने के लिए ये पैरासाइट बहुत ही ज्यादा मुशक्कत करने लगता है लेकिन फिर भी हान इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से ही उसे मसल के उसी जगह पर मार देता है। और तभी इन आवाज़ों को सुनकर सिया और ली भी अंदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार की आवाज़ें आ रही है। और फ्लोर के नीचे में एक बंदा यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है जिसे ली चेक करने लगती है। और सिया बोलती है कि आखिर ये बंदा है कौन। और हान उससे बोलता है कि ये ब्रिज डांस हॉल का ओनर है और साथ में ये एक्लिप्स जग के अंडर कंट्रोल में अभी तक था लेकिन मैंने उस पैरासाइट को अभी अभी एलिमिनेट भी कर दिया। और सिया कहने लगती है कि यहाँ पर 7 और ऐसे पैरासाइट्स हैं और पता नहीं वो किनके ऊपर में होंगे, आखिर हम उनका अनुमान कैसे पता करेंगे। और ली बोलने लगती है कि जो कुछ भी मैंने राइट किया है उससे यही पता चलता है कि ये जितने भी बैड गाइज है ना वो मेन कैरेक्टर के आजू बाजू में ही मौजूद रहते हैं। और ये जो टीममेट है यीमिंग यानी कि ओनर का, हो सकता है कि वो भी उस पैरासाइट से अफेक्ट हो गए हों। और हान कहता है कि चलो हम बाहर में जाकर देखते हैं और इन सारी चीजों के बारे में कोई ना कोई क्लू तो हम लोगों को मिल ही जाएगा। और ये बंदा हान के ऊपर में अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है कि हान जान आज मैं तुझे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हान साइड की तरफ में हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर देता है। इस बंदे का अटैक पूरी तरीके से विफल हो गया है लेकिन हान एक जोरदार किक उसके छाती पर मारता है जिससे वो हवाओं में उड़ते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है। उसका ये जो वेपन है उसके हाथों से छूटकर हवा में गोल 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 घूमने लगता है लेकिन साथ में इसके माथे पर ये जो पैरासाइट लगा हुआ था वो भी इस जगह पर बाहर निकल चुका है। लेकिन बिना देरी के हान उस पैरासाइट को उसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर ये सब कुछ देखकर ली कहने लगती है कि ये एक और एक्लिप्स जग है जो हम लोगों के सामने में आ गया था। और सिया इस बंदे को देखते हुए बोलती है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है, ये तो जाओ का सबॉर्डिनेट है ना, जिसे देखने
के बाद हान भी पूरी तरीके से चौंक कर बोलता है कि अब मैं पूरी चीज़ों को समझ गया हूँ। ये जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं ना एक्लिप्स जर्ग से, वो सारे के सारे ब्रिज डांस हॉल से रिलेट करते हैं। यहाँ तक कि यिमिंग, ऑनर और ये जितने भी डांस हॉल जो बाईशुआंग, ये सारे के सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये फैन जो है इसी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। और हो ना हो ये बंदा भी इस डांस हॉल से ही रिलेट करता है यार। ये जितना भी कनेक्शन है ना वो जाकर सिर्फ एक ही बंदे से मिलता है जो कि अभी एक्टिंग कैप्टन है फर्स्ट स्क्वाड इन डीप ब्लू सिटी, जिसका नाम है जाहू। और सारी बातों को अच्छी तरीके से समझने के बाद हान पूरी तरीके से चौंक कर बोलता है कि अब मैं जान चुका हूं कि फैन कहां पर गया है, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारा सीन जो है वो जाओ के तरफ में शिफ्ट हो चुका है, जहां पर वो बोलने लगता है बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से कि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और मैं इस बात को भी समझ पा रहा हूं कि जब वो साओमी के साथ में था तो इस तरीके से विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ये लड़की को घोड़ी बनाकर उसके साथ में इंटीमेट होते रहता है और लड़की बोलने लगती है कि कैप्टन जाओ आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे आप बहुत ही ज्यादा पसंद भी हैं। और तभी यहाँ पर इन दोनों के तक दिनादिन धाम में इंटरफेयर करते हुए एक बंदा जोरदार दरवाजे को लात मारकर अपनी एंट्री इस जगह पर दे देता है और इन दोनों के तक दिनादन में इंटरफेयर कर चुका है। और ये होता है हमारा फैन जो कि गुस्से में बोलने लगता है कि जाओ आखिरकार हम दोबारा से मिल ही गए। फैन को अपने ऑफिस में देखकर जाओ अपने पेंट को ठीक करने लगता है और फैन उससे कहने लगता है गुस्से में कि जाओ तुमने यहाँ यिमिंग को जान से मार दिया ताकि तुम कैप्टन के पोजीशन को हथिया सको, और साथ में ये जो आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड अवेकनर और उनके कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है इन सबको भी तुमने धोखा दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इतने संगीन अपराध को करने के बाद तुम आसानी से बचकर इस जगह पर से निकल जाओगे और अपनी जिंदगी को अय्यासी के साथ में जियोगे, तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। जाओ मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद आ गया कि तुम यिमिंग के यंगर ब्रदर हो और मुझे यह भी याद है कि तुम्हारी जो वुमेन थी वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है, तो तुम अपने जख्मों को चाटते हुए छुप कर क्यों नहीं रहते। आखिर इस जगह पर आकर सीन बनाने का क्या मतलब है। और अपने फ्लैशबैक को फैन याद करते हुए कहने लगता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है और वो सारे स्कोर को मैं सेटल करने के लिए इस जगह पर आया हूं। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में फैन हम लोगों को नजर आता है और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जाओ कहने लगता है कि ये मेरा बिल्कुल भी गलती नहीं था। अगर तुम यहां पर किसी को ब्लेम करना चाहते हो तुम्हें उसके किस्मत को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उसका ही बदकिस्मती थी कि उस जगह पर फॉर्म मौजूद नहीं था। और साथ में तुम मेरे सामने में आकर बकवास की बातें किए जा रहे हो, क्या तुम्हें मेरे रीइंफोर्समेंट से डर नहीं लगता। और जाओ के लोग फैन को चारों तरफ से यहां अपने हाथों में वेपन लेकर घेर लेते हैं और कहने लगते हैं बड़े जोश के साथ, कैप्टन जाओ क्या आप यहां पर ठीक है। और हमारा जो फैन रहता है उसके बॉडी से रेड एनर्जी बाहर निकल रही होती है। फिर जाओ इन लोगों से कहने लगता है कि इस बंदे ने ओपनली हमारे गार्डियन मेंबर के ऊपर में अटैक किया है। और फिर ये सारे लोग उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि पीछे से जाओ ने ऑर्डर दिया है। वो कहता है कि जल्दी से इस बंदे को ऑन द स्पॉट इसी जगह पर एग्जीक्यूट कर दो। और ये सारे के सारे लोग फैन के ऊपर में अपने वेपन को लेकर जंप कर जाते हैं और एक बार के लिए फैन भी घबरा जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि वो अपने इमोर्टलिटी को इस जगह पर एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम सारे लोग बस बकवास की बातें ही कर सकते हो। और जैसे ही ये सारे लोग हमारे फैन के ऊपर में अटैक कर देते हैं, वो अपने इमोर्टलिटी शील्ड को सामने की तरफ में ले आता है और वो बोलता है बड़े ही जोश के साथ कि मैं तुम सारे लोगों से जब तक मेरे में जान है तब तक मैं यहां पर फाइट कर सकता हूं। और उसी वक्त विंडो को पूरी तरीके से ब्रेक करके हमारा हान, ली और सिया इस जगह पर अपनी एंट्री ले लेते हैं, जहां पर ये सारे लोग हमारे फैन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं और हमारा फैन उनके अटैक का सामना कर रहा है। लेकिन जैसे ही हान इस जगह पर अपनी एंट्री लेता है, ये सारे लोगों के ऊपर में कहीं ना कहीं पर से अटैक हो गया है, जिस वजह से ये सारे लोग पीछे की तरफ में चिल्ला कर जाते हुए हमें नजर आते हैं। और हमारे हान को इस जगह देखने के बाद जाओ की पसीने छूट गए हैं। वो कंफ्यूजन के साथ में हान का नाम लेता है और उसी जगह पर हमारा जो ये फैन है वो भी हान को इस जगह पर देख के काफी ज्यादा अचंभित होकर कहने लगता है कि हान आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो। और हान एक मुस्कुराहट के साथ फैन से कहने लगता है कि अगर हम यहां पर नहीं आते तो क्या अपने टीममेट को अकेले ही इन लोगों के द्वारा मारा जाता हुआ देखते रहते। हान की बातों को सुनकर फैन एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि अगर हान इस जगह पर नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद ये सारे लोग हमारे फैन को ओवरपावर कर देते हैं और इस जगह पर फैन की जान भी जा सकती थी। और फिर हम देख पाते हैं कि ये जितने भी जाओ के मेंबर्स हैं वो हान से बोलने लगते हैं कि कैप्टन हान क्या आप इस बात पे श्योर है कि आप इस असेसन बंदे के साथ में मिलकर हम लोगों के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। और हान उनसे बोलने लगता है ये जो बवाल इस जगह पर हुआ है ना, ये हमारे और जाओ के बीच में चल रहा है। जो भी इसके बीच में आने की कोशिश करेगा, मैं अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं, वो जिंदा बचकर इस जगह पर से नहीं जा पाएगा। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि तुम लोगों के अगेंस्ट में मेरे जो ये शब्द है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करने
वाले हैं तो हमें बिना देरी के अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। और ये सारे लोग झपट्टा मारते हुए तेजी की रफ्तार से हमारे हान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं कि आज हान हम तुम्हें हेल्प भेज कर ही रहेंगे। और हान पूरी तरीके से रिलैक्स होकर उन लोगों को अपने ऊपर में अटैक करता हुआ देखता है और फिर एक मुस्कुराहट के साथ में बोलता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने में टिक भी सकते हो। और फिर हम देख पाते हैं कि एक बंदे के मुंह पर एक घुसा मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता है, दूसरे बंदे को अपने एल्बो से मारता है और उसके मुंह से भी खून निकलता है, और तीसरे बंदे को एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ देता है जिससे उसका मुंह चेपटा हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलता है। और इन सारी चीजों में हान क्या ही कमाल का नजर आ रहा है, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। और फिर हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों को बेरहमी से मारने के बाद वो एक जगह पर लैंड करता है और फिर इस बार हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग उसके सामने में आए हुए थे और जिनको भी हान ने मारा था वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। और इन सारे लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद फैन बोलने लगता है कि ये बंदा पहले के मुकाबले इतने शॉर्ट टाइम में फाइट में इतना ज्यादा बेहतरीन हो गया है, मैंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ली यहां पर जाओ को भागता हुआ देखकर कहने लगती है कि हां देखो जाओ इस जगह पर से भाग रहा है, हमें इसे यहां पर से भागने नहीं देना है। और फिर हम देख पाते हैं कि हमारा जो हान है जाओ को भागता हुआ देखकर सीधा उसके पास में पहुंच चुका है और उससे बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या ऐसा सच में लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बचकर इस जगह पर से निकल जाओगे। और सीधा उसके सामने में पहुंच चुका है और उसके हाथों में हम लोगों को गोल्डन फ्लेम ऑरा नजर आता है और उसे देखकर हमारे जो जाओ है उसकी पूरी तरीके से फट चुकी है। और हान उससे बोलने लगता है कि जल्दी से अपने किस्मत को यहीं पर एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और फिर बिना देरी के एक जोरदार पंच उसके छाती पर मारता है जिससे जाओ अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। और ये जो अटैक किया गया था हमारे हान के द्वारा उसका इंपैक्ट हमारे जाओ के पीठ के पीछे में नजर आता है जो कि क्या ही कमाल का है। और इस वजह से उसके मुंह से भी खून निकलता है और वो बोलने लगता है एकदम इंजरी की हालत में, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है मेरे साथ ये सब कुछ करने की। और जैसे ही वो जमीन में धड़ाम से गिरता है ये जो यहां पर इंसेक्ट है जो कि उसको अब तक कंट्रोल करे हुए था इसके सर पर से बाहर निकल गया है और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। और जैसे ही हान उसे भागता हुआ देखता है वो बोलता है कि देखो अब ये इंसेक्ट बाहर आ चुका है और बिना देरी की उसके ऊपर में एक जोरदार पंच लगा देता है। क्या ही कमाल का पंच था जिससे ये इंसेक्ट अपने आप को नहीं बचा पाता और दीवार भी यहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और साथ में ये जो इंसेक्ट है वो भी इस जगह पर मारा जा चुका है। और उसे मरा पड़ा हुआ देखकर हान कहने लगता है कि ये मदर जर्ग नहीं है, आखिर वो कहां पर है। और हान को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बाकी के ये जो उसके टीममेट थे जो सही सलामत बच गए थे वो लोग यहां पर बोलने लगते हैं हान से कि हान तुमने कैप्टन जाओ को जान से मार दिया है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम गार्डियन ग्रुप से यहां पर बच से निकल जाओगे, क्योंकि ये सबसे पावरफुल ग्रुप है और साथ में यहां पर का मेयर भी बहुत पावरफुल है, तुम यहां पर से अब बचकर नहीं जा पाओगे। और हान यहां पर चौंक कर उनके तरफ में देखते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से हम किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। सीन मेयर के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां पर असिस्टेंट मेयर से कहने लगती है कि मेयर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जहां पर आपके साइन की आवश्यकता है। और मेयर साइड की तरफ में मुड़ता है जहां पर मेयर के सर में हम मदर क्वीन को देख पाते हैं जो कि मदर जर्ग है और वो यहां पर मेयर के सर पर विराजमान है, यानी कि ये सारी चीजों का करता धरता दरअसल कोई और नहीं बल्कि ये मेयर ही है। और वो उस असिस्टेंट से कहने लगता है कि जल्दी से उस फाइल को मेरे पास में लाओ। और मेयर की ऐसी हालत को देखने के बाद ये असिस्टेंट पूरी तरीके से भौचक्की होकर बोलती है कि मेयर क्या आप यहां पर ठीक है, क्योंकि आपके सर पर कुछ चीजें यहां पर दिख रही है। और फिर तभी हम लोगों को दरवाजे के अंदर से चीखने की आवाज आती है जो कि इस लड़की की है, यानी कि इस मेयर ने इस लड़की को यहां पर मार दिया है या फिर उसके साथ में वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर हमारा जो सीन रहता है वो हमारे हान के तरफ में भी शिफ्ट हो जाता है जहां पर हान बोलने लगता है कि मुझे अब बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है इन सारी चीजों को देखने के बाद, तुम लोग बिल्कुल भी देरी मत करो, जल्दी से इस जगह पर से निकल जाओ और जाकर मास्टर को ढूंढो, वो अब इस क्राइसिस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और सिया बोलती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। और हान उसका हाथ को पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस जगह पर से निकलना होगा। सीन मेयर के तरफ में शिफ्ट होता है जहां पर वो अपने बंदे से कहने लगता है कि जल्दी से मेरे इस ऑर्डर को फैला दो और यहां पर बता दो कि हान ने हमारे एक बंदे यानी कि कैप्टन जाओ को जान से मार दिया है और हर हालत में उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने में लाया जाए। और ये बंदा बोलता है ओके सर। मेयर एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो चारा मैंने अपनी
अपने शिकार के लिए डाला हुआ था उसमें मेरा शिकार इतनी आसानी से और जल्दी फंस जाएगा, लेकिन हान अब तुम मेरे चंगुल से बचकर कहीं नहीं जा सकते। और हम देख पाते हैं हान को जो कि आराम से आगे बढ़ रहा होता है। ली, फैन और सीआई ये तीनों इसके साथ में अभी मौजूद नहीं है और ये सारे लोग हमारे हान को ही देख रहे होते हैं। फिर हान बाहर निकलते हुए बोलने लगता है, मैंने अपने बाकी के टीममेट से अपने आप को सेपरेट कर दिया है ताकि मैं यहाँ पर उन लोगों को अपने साथ में बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करूं। और जैसे ही हान दरवाजे से बाहर आता है उसे किसी चीज का आभास होता है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि एक उड़न तस्त्री में इस जगह पर अपनी एंट्री ले चुका है और हान से कहने लगता है कि हान, तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को जान से मार दिया है, तो मेरे ऊपर में ज्यादा बर्डन पैदा ना करते हुए तुम आराम से सरेंडर कर लो जिससे मैं अपने काम को आसानी से कर पाऊं। और फिर वो कहता है कि जल्दी से नील डाउन हो जाओ और इस वजह से किसी प्रकार का जो प्रेशर है वो हान के ऊपर में पड़ जाता है और वो अपने घुटनों पर आता है, जिस वजह से हान पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ में आखिर ये हो क्या रहा है। और हमारा जो सीन रहता है वो एक जगह पर शिफ्ट हो गया है जो कि एकांत वाला एक जगह है और बहुत ही खूबसूरत सा नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम अपने मास्टर को देख पाते हैं जो कि किसी दूसरे बंदे से बात करते हुए कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा सीक्रेट बंदे हो, हम लोग काफी टाइम से ओल्ड फ्रेंड रह चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी आइडेंटिटी को अभी तक मेरे पास में छुपा कर रखे हुए, क्या तुम उसे रिवील नहीं कर सकते? हुड्डी मैन कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों हो, तुम्हें तो जल्दबाजी में यहाँ पर होना चाहिए था। और मास्टर बोलने लगते हैं कि आखिर मैं जल्दबाजी यहाँ पर क्यों करूं? और हुड्डी मैन कहने लगता है क्योंकि तुमने जिसे एज अ सक्सेसर के तौर पर चूज किया था उसे प्रिजन में डाल दिया गया है, उसके अगेंस्ट में एविडेंस मिले हैं और कल उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, यानी कि उसे जान से मार दिया जाएगा। और इस बात को सुनने के बाद मास्टर पूरी तरीके से एक सीरियस लुक में हम लोगों को नजर आते हैं और फिर उनके पीछे में एक बहुत ही खतरनाक टाइगर भी नजर आता है और इससे उनका गुस्सा साफ साफ झलक रहा है। और वो बोलने लगते हैं कि तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड थे और तुम मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। और हुड्डी मैन बोलने लगता है कि यहां तक कि अगर तुम मुझे यहां जान से मार दोगे तो भी तो मैं एक क्लोन ही हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी ओल्ड सेंग ने मेरे जैसे बहुत ही सारे क्लोन को इस जगह पर क्रिएट करके रखा हुआ है, क्या तुम्हें यह बात अच्छी तरीके से पता है? मास्टर कहने लगते हैं कि अरे यार, मैं तो इतना बुजुर्ग हो गया हूं कि इन सारी बातों को मैं भूल जाता हूं। चलो छोड़ो इन सारी बातों को, आगे जाकर हमें बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे, तुम बस इंतजार करो और देखो कि आगे क्या क्या होता है। और ये जो क्लोन है इस जगह पर से डिसअपेयर होना शुरू हो गया है। और फिर हम देख पाते हैं जिंग को जो कि पीछे की तरफ से मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने जूनियर ब्रदर की यहाँ पर मदद करूं? मास्टर एकदम रिलैक्स होकर बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ पर इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को मैं काफी टाइम से देख रहा हूं और वहां पर मैंने अपना जाल भी बिछा कर रखा है। मुझे जानना है कि रियलिटी में इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन यहाँ पर लीड कर रहा है। मैंने अपने जाल को अब तक इसीलिए नहीं खींचा है क्योंकि मैं उस बंदे को अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं। उन लोगों को लगता है कि वो लोग हान को कंट्रोल करके मुझे इस जगह पर ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानते हैं कि हान को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि ये जो रियल आदमी है उसे मैं बाहर निकाल सकूं। ये वर्ल्ड एक चेस गेम के समान है यार, हर एक गेम जो है वो न्यू होता है। और हान जान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। फिर हम हान को देख पाते हैं जिसे रस्सियों से बांधकर एक चेयर में बैठाया गया है और तभी ये बूढ़ो इस जगह पर आकर हान से कहने लगता है, क्या तुम अभी भी रिफ्यूज करोगे कि तुम यहाँ पर गिल्टी नहीं हो? और हान कहने लगता है कि गिल्टी? आखिर मैंने कौन सा ऐसा क्राइम यहाँ पर कमिट किया है जिसके लिए मुझे गिल्टी यहाँ पर प्रूफ किया जा रहा है? और हान को एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और फिर वो हान के बाल को पकड़ते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हें अपने सपनों से जागना चाहिए, ली शाउटिंग तुम्हें यहाँ बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तुम्हारे पास अभी बस दो ही चॉइसेस मौजूद है। पहला तो ये कि तुम हम लोगों को ज्वाइन कर लो और इस बात की बिल्कुल भी पूछताछ मत करना कि हम लोग कौन है, क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं। और ये जो ली शाउटिंग है ना, वो पास्ट के टाइम में रिप्रेजेंट किया करता था, लेकिन फ्यूचर में हम लोग इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और दूसरा ये है कि तुम बस ऐसे ही रहो और कल तुम्हारा एग्जीक्यूशन किया जाएगा और तुम बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाओगे। हान कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जान गया हूं कि तुम कौन हो, तुम वही बंदे हो जिसने यीमिंग को फोर्थ ऑर्डर एक्लिप्स जर्ग को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया था और ये जो जर्ग है वो डीप ब्लू सिटी में तुम ही लेकर आए थे। ये बंदा कहने लगता है कि तुमने सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जितने भी जर्ग है ना, वो हम लोगों के एनिमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसे करेक्टली यहां पर यूज किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल है, इससे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और हान कहने लगता है कि अब मैं समझ गया हूं सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से और अब मैंने कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो भी यहां पर सोच लिया है। फिर ये बुढ़ऊ बोलने लगता है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? और हान मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है कि मैं यहां पर थर्ड ऑप्शन चूज करता
करता हूँ साले कमीने। और ये बूढ़ा बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और हमारा जो सीन रहता है वो नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो गया है, जहां पर हमारे हान का एग्जीक्यूशन किया जाएगा और ये सारी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही है। और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर के लोग हैं इस बारे में काफी कुछ बातें बताने लगते हैं, जैसे कि हमारे हान ने जाओ को जान से मार दिया, इस वजह से मेयर ने उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर को जारी किया है भैया। और साथ ही में पर्सनली ये मेयर इस जगह पर आ चुका है ये सारी चीजों को देखने के लिए। और पीछे से गार्ड बोलने लगता है कि सर सारी चीजों को तैयार कर दिया गया है, हमें जल्द से जल्द एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आप जैसे ही ऑर्डर देंगे हम लोग यहां पर सारी चीजों को शुरू कर देंगे। मेयर बोलने लगता है तो चलो, उसके पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि जो 3 लोग इस जगह पर इसके साथ में मौजूद थे और एस्केप करके चले गए थे, उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों को हासिल हुई। और ये गार्ड कहने लगता है कि उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला है, हम लोग बस उन्हें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो लोग कहां पर छुपे हुए हैं। लेकिन फिर भी, और उसकी बातों को काट कर मेयर बोलने लगता है ठीक है, उन सारी बातों को अभी के लिए छोड़ दो। और गार्ड बोलता है ठीक है सर। और फिर मेयर बोलने लगता है हमारे हान को देखते हुए कि ये टाइम हो गया है, क्यों ना हम लोग पूरी तरीके से शांत हो जाए और हम लोग अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड इस जगह पर यूज करें। हान अपने मन में बोलता है कि मास्टर ने मुझे हिंट किया था कि मुझे यहां पर अपने आप को लूज करना होगा और उसके बाद वो सारी चीजों को यहां पर संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे वो हिंट क्यों दिया था? क्या उन्हें ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में जानकारी थी? क्या वो लोग यहां पर किसी प्रकार के कोई प्लान को सेटिंग कर रहे थे? अब सुनते हैं पब्लिक की बकवास, जो ये कहने लगते हैं कि इसकी शक्ल तो कितनी ज्यादा भोली है, लेकिन इसके जो कारनामे हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। इसने एक बंदे को जान से मार दिया जो कि इन्हीं लोगों का साथी था, आखिर ये सब कुछ ये कैसे कर सकता है? इस तरीके की बकवास बातें। अब मेयर ऊपर से अपने सिटीजन से बातें करते हुए कहने लगता है कि मेरे डीप ब्लू सिटी के सिटीजन्स, मैं आप सबको ग्रीट करना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमेशा से हमारा समर्थन करते हुए आए हैं। और मेयर को इस जगह पर देखकर ये जितने भी पब्लिक है वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि मेयर पर्सनली ये सारी चीजों में अपना अपीयरेंस नहीं देते हैं। इस वजह से ये कंफ्यूज होकर ये सारी चीजों को कहने लगते हैं कि आखिर मेयर इस जगह पर कैसे आ गया। मेयर कहने लगता है कि डीप ब्लू सिटी के लोगों में आज बहुत ही ज्यादा खुश हूं और बहुत ही गुस्से में भी हूं, क्योंकि आज हम अपने यंग जीनियस टैलेंट को इस जगह पर खोने जा रहे हैं, क्योंकि उसने एक इनोसेंट बंदे को जान से मार दिया है। क्योंकि साथ में उसने यहां कोशिश किया था कि वो जर्क के साथ में मिलकर हम लोगों के डीप ब्लू सिटी के शांति को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन फिर भी पर्सनली ये सारी चीजों का इंक्वायरी मैंने कराया था और हम लोगों को सारी चीजों का जानकारी हो गया है, इस वजह से आज हम उसे जान से मारने वाले हैं। और इस तरीके के जो ये इल्जाम है वो हमारे हान के अगेंस्ट में लगा देता है। और ये सारी चीजों को सुनने के बाद पब्लिक यहां पर हाइपर होती हुए बोलते हैं जान से मार दो, जान से मार दो, जान से मार दो। और मेयर एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है कि हान जान, तुम्हारी किस्मत में आज मरना लिखा हुआ है। फिर एक फायर्ड अप रूप से यहां चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जल्दी से इसका एग्जीक्यूशन कर डालो। और ये बंदा बोलता है ठीक है सर, और लीवर को यहां पर खींच देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि हमारे हान के ऊपर में ये जो ब्लेड लटक रही थी वो हमारे हान के गर्दन को उड़ाने के लिए नीचे के तरफ में आ रही होती है। और इसी सस्पेंस के साथ कि हमारा हान का जिंदगी आज बचेगा नहीं बचेगा, हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूज़। जितने भी एपिसोड अब तक यहाँ पर अपलोड हुए हैं साइट पे, वो सारे के सारे मैंने इसी में एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद करेंटली में कोई भी एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं है, तो तुम लोगों को कुछ दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो बिना देरी के तांडव को करते हैं स्टार्ट। और पहले के एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि किस तरीके से मेयर के द्वारा हान का एग्जीक्यूशन पब्लिकली करवाया जा रहा है, और इस बंदे ने बटन भी क्लिक कर दिया होता है। लेकिन अचानक से कुछ चीजें यहाँ पर होने लगती है, जिस वजह से उसी जगह पर वो जो सर काटने वाला मशीन है वो वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखकर ये एग्जीक्यूशन करने वाला बंदा काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मशीन क्या यहाँ पर टूट चुका है। और इन सारी घटनाओं को देखने के बाद मेयर बहुत ही ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से कहने लगता है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जिसने एग्जीक्यूशन के ऊपर में हस्तक्षेप किया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी सीटिंग आकर बोलने लगती है कि सिटी लॉर्ड हान जान मेरा एक बेनिफेक्टर है, तो मैं आपके इस पनिशमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और मेयर कहता है कि सिटिंग, आखिर तुम्हारे मर्चेंट इन सारे मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फैंस या लिन, ये तीनों भी इस जगह पर एंट्री कर कहते हैं कि हम लोग भी इस एग्जीक्यूशन से एग्री नहीं करते हैं, तो तुम ये सब कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है मास्टर की तरफ, जहाँ ये अननोन हुड्डी वाला बंदा बोलने लगता है कि हान जान को ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया गया है, इस वजह से तुम इसे हार चुके हो। लेकिन मास्टर पूरी तरीके से रिलैक्स होकर कहने लगते हैं कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि गेम तो अभी स्टार्ट किया गया है। मेरे ख्याल से तुम कंक्लूजन में पहुंचने में काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, तो तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और हुड्डी वाला बंदा
डिसअपेयर होते हुए बोलने लगता है कि तुम बस इंतजार करो और देखो कि क्या क्या चीजें इस जगह पर होगी। वॉकी टॉकी वाला बंदा कहता है कि वो बहुत ही जल्दी इस जगह पर से चला गया, इस वजह से हम उस बंदे को ट्रैक डाउन नहीं कर पाए जो इन सारी चीजों के पीछे में है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वॉकी टॉकी के अंदर में जो बंदा बात कर रहा है दरअसल वो सीटिंग का ग्रैंडफादर या फिर उसका फादर है, जिसके बारे में मास्टर बोलने लगते हैं कि ओल्ड सैंग क्या इन सारी चीजों के पीछे में तुम ही तो नहीं हो। सैंग सीटिंग बोलने लगता है कि साले बुढ़े तू पगलेट हो गया है, अगर मैं इन सारी चीजों के पीछे में रहता तो एग्जीक्यूशन हॉल में मैं सीटिंग को बिल्कुल भी जाने नहीं देता। मास्टर कहते हैं मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ठीक है इन सब बातों को साइड में करो, क्या सचमुच में तुम्हें इन सारी चीजों के पीछे का क्लू बिल्कुल भी नहीं मिला। सैंग कहता है कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लिया है जो इन सारे इंसिडेंट के पीछे में है, उसे लोग ब्रेकिंग डाउन बुलाते हैं। और सीन वापस से एग्जीक्यूशन की तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां पर लोग कहने लगते हैं कि सचमुच में इस एग्जीक्यूशन में किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर दी है और साथ में इसमें मर्चेंट भी इन्वॉल्व हो गए। ये कोई सिंपल मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। सीटिंग चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगती है कि तुम लोग कंगचुआन की बातों से अंधे हो चुके हो, हानजान कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक ट्रू हीरो है हमारे सिटी के लोगों के लिए। सामने की तरफ में उंगली दिखाकर सबको कहने लगती है कि तुम लोग उस तरफ देखो, वहां पर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब यहाँ पर वीडियो चल रहा था कि किस प्रकार से हमारे हान ने बाकी के जो लोग हैं उन लोगों की जिंदगियों को बचाया था और किस तरीके से सीटिंग की भी जिंदगी को बचाई थी। अब लोग यहाँ पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा तो सचमुच में एक हीरो है, आखिर ये गद्दार कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। फिर ये बुढ़ऊ बोलने लगता है कि सारे लोग अपने बकवास से मुंह को बंद करो और कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। और फिर फैन बोलने लगता है कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग ऑरा कहां से मुझे महसूस हो रहा है। और साइड की तरफ सिया कहने लगती है कि आखिर ये बंदा है कौन। बुढ़ऊ गुस्से में बोलने लगता है कि हांगजान को जान से मारना ब्रेकिंग डाउन का मिशन है, तो कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर वो अपने पाम अटैक को हान के ऊपर में करते हुए बोलने लगता है कि आज ये मरकर ही रहेगा, इसे जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और हान हमारा पूरी तरीके से लाचार और बेबस नजर आ रहा होता है क्योंकि ये पावरफुल अटैक किसी भी पल हान को इस जगह पर से मिटा सकता है। और जैसे ही वो आगे जाने वाला था तभी यहाँ पर उस पाम के ऊपर में एक अटैक हो जाता है, जिसे देखने के बाद ये बूढ़ो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित है क्योंकि इस पाम को उस अटैक ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और अपने पावरफुल अटैक को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर बूढ़ो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर बोलने लगता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, मेरा अटैक इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। सरप्राइजिंगली एक और अटैक इसके ऊपर में आता है जिससे ये बूढ़ो अपने आप को नहीं बचा पाता और पूरी तरीके से इस जगह पर से डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक था। इस वजह से ये बूढ़ा इस जगह पर से मारा जा चुका है, जिस वजह से मैंने इसके नाम को याद करना बिल्कुल भी जायज नहीं समझा। और उस बंदे को इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर आम जनता पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर बोलने लगती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसके ऊपर में अटैक हुआ और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो गया। और सीटिंग की नजरें बिल्डिंग के तरफ में चली गई होती है जहां पर एक बंदा हम लोगों को दिखाई देता है। उसे देखने के बाद सीटिंग भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। और ये हमारे मास्टर थे जिन्होंने आकर हमारे हान की जिंदगी को बचा लिया था और वो इस जगह पर से जाने लगते हैं। लेकिन मेयर को इस सारी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो हर हालत में हान को जान से मारना चाहता था। इस वजह से अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है और हमारे हान के ऊपर में अटैक करते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई भी आज ऐसा नहीं है जो तेरी जिंदगी को बचाएगा, तुझे तो मरना ही होगा। लेकिन उससे पहले ही हान अपने आप को कैद से छुड़ा कर कहने लगता है क्योंकि मास्टर ने अपना एक मूव ले लिया है, इस वजह से अब मुझे अपने आप को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि इस मेयर ने एक बहुत ही पावरफुल पंच हमारे हान के अगेंस्ट में कर दिया होता है और वे बहुत ही बड़ा वाला पंच रहता है। और पीछे की तरफ से वो कहने लगता है कि अब तेरे हेल में जाने का समय हो गया है। और फिर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है, लेकिन इस अटैक से हमारे हान ने पीछे की तरफ में जाकर डॉज कर लिया होता है। और हान को सही सलामत देखकर मेयर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन से भरकर कहने लगता है कि इसका स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन उसके कुछ और बोलने से पहले ही हान उसके पीछे में आकर उसके ऊपर में एक भारी भरकम अटैक करने वाला था, जिस वजह से मेयर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हमारे हान का स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर था और एक बहुत ही जबरदस्त पंच उसने मेयर के मुंह पर ही जड़ दिया होता है, जिससे मेयर का मुंह पूरी तरीके से चेपटा हो जाता है और जमीन पर वो इस तरीके से गिरता है जैसे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब इस जमीन पर गिरा हो। और ये धमाका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है यार। मेयर इस जगह पर से डिफीट हो चुका है और हान उसे ही देखने लगता है। फिर तभी यहाँ पर ये जो मदर इंसेक्ट है उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है और अपनी जान को बचाने के लिए इस जगह पर से मदर इंसेक्ट एस्केप करने की कोशिश करने वाली है, लेकिन मेयर का देहांत हो चुका है। लेकिन बिना देरी के हान उस मदर इंसेक्ट को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम कहां भागने की कोशिश कर रही हो, तुम ही तो इन सारी चीजों के पीछे में थी। और बिना देरी के उसके अपने हाथों से ही उसे मसल कर मदर इंसेक्ट को जान से मार देता है और मदर इंसेक्ट के भी प्राण फकीरू हो चुके हैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए आम जनता पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलने लगती है कि आखिर ये बग क्या है और यहाँ पर चल क्या रहा है ये सारी चीजें। और हान मरे हुए मदर इंसेक्ट को दिखाते हुए बोलने लगता है कि सारे लोग ध्यान से देखो, ये एक फोर्थ
टायर का इंसेक्ट स्पीसीज है जो कि एक यूरेजन वॉर्म है और ये एक पैरासाइट के समान है जो कि ह्यूमंस को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है और ह्यूमंस अपने सेंस पे नहीं रहते हैं। और ये सारी चीजों से ये मेयर और उसके कुछ साथी भी यहाँ पर करप्ट थे। मेरे ख्याल से तुम में से कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो कुछ भी यहाँ पर कर रहा हूँ वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। और लोग बातें करने लगते हैं कि सचमुच में यूरेजन वॉर्म वापस से यहाँ पर अपेयर होना शुरू हो गए हैं और सिटी लॉर्ड भी इसके इफेक्ट में आ चुके थे। और हानजान का बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से ये सारी चीजों से हम यहाँ पर डील कर पाए हैं। अगर हानजान नहीं होता तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा बुरे हो सकते थे जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। और तभी मास्टर आकर बोलने लगते हैं कि आखिर अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हें इस बार कैसा फील हो रहा है, तो क्या तुमने लाइफ और डेथ के बीच के लाइन को एक्सपीरियंस कर लिया है। और हान बोलता है कुछ हद तक ये काफी अच्छा लगता है कि टीचर आकर मेरे बाद ये सारी चीजों को क्लीन अप कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे जो मूव है वो मैं ही अपने आप से लूं। मास्टर मुस्कुराकर बोलने लगते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मदर इंसेक्ट मारी जा चुकी है और बाकी के ये जितने भी यूरेजन वॉर्म है उन लोगों के लोकेशन के बारे में पता कर लिया गया है। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि तुमने काफी बड़ा काम किया है। अफसोस की बात तो यह है कि तुमने अपने काम को तो बहुत ही अच्छी तरीके से किया इतना ओवरलोड वर्क होने के बावजूद भी, लेकिन डाउन ब्रेक अपने पीछे बिल्कुल भी कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ते हैं। हान कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि डाउन ब्रेक आखिर अब ये क्या है। मास्टर बताते हैं कि ये एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गार्डियंस के नाक में दम करके बैठा हुआ है और इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। हान बोलता है कि सचमुच में क्या इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है जो कि हम लोगों के बीच में छिपा हुआ है। फैन कहता है कि कैप्टन हम लोगों ने बाय के बॉडी को ढूंढ लिया है। और मैं समझ नहीं पाया कि हमारे हान का एक्सप्रेशन क्या है, क्या वो हल्का सा स्माइल कर रहा है या फिर वो पूरी तरीके से सीरियस हो गया है। लेकिन वो फैन से पूछने लगता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि बाय की बॉडी कहां पर है। फैन कहता है कि इस इंसिडेंट में कुल मिलाकर 1001 लोग जान से मारे जा चुके हैं और वो जो बाय है उन लोगों को कॉफिन में बंद करके एक पानी के ऊपर में तैराया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं उस जगह पर जहां पर कई सारे कॉफिन्स मिले हुए हैं और ये पानी के ऊपर में तैर रहे होते हैं। और फिर मास्टर और बाकी के लोग इस जगह पर अपना अपीयरेंस देते हैं और हान बोलने लगता है कि बाय मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो प्लीज तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर हम लोग बाय को देख पाते हैं उसके बॉडी में किसी प्रकार का कुछ चीज हलचल मचने लगता है और दूसरे ही पल में उसका पूरा बॉडी काला होना शुरू हो गया है। और तीसरे ही पल में यहाँ पर हमारी बाय की आंखें खुल जाती है और उसका पूरा बॉडी काला हो जाता है और वहां पर से एक इंसेक्ट बाहर के तरफ में निकलने लगता है। और यहाँ पर चल रहा है ऑटम अक्टूबर का समय। मास्टर कंफ्यूजन के साथ हान से पूछने लगते हैं कि हान ये यूरेजन वॉर्म इंसिडेंट के बाद क्या तुम लोगों का ब्रेक थ्रू हो के तुम लोग थर्ड टायर में एंटर कर लिए हो। और हान बोलने लगता है कि हाँ टीचर हम लोग ब्रेक थ्रू करके थर्ड टायर में एंटर कर चुके हैं, यहाँ तक कि लिंक भी अब थर्ड टायर में पहुंच चुकी है। और हम लिंक को देखते हैं जो कि SSS लेवल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है, लेवल थर्ड टायर, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट डिवाइन वेपन द शेनोंग कुलड्रॉन, डिवाइन एट्रीब्यूट, रिफाइंड एसेंस, कंट्रोलिंग 10,000 थिंग, क्रिएशन ऑफ लाइफ। और पीछे से हान बोलने लगता है कि सिया ने भी अवेकन ले लिया है अपने कई सारे म्यूजिकल पीसीज के साथ और फ्यूचर में जाकर मैं उसके साथ में प्रैक्टिस करने वाला हूं। और इसका स्टेटस विंडो कुछ इस प्रकार से SSS लेवल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट, लेवल थर्ड टायर, ट्रांसफॉर्म्ड एंशिएंट डिवाइन वेपन, द फ्यूजन सिन, बाकी चीजें बहुत ही ज्यादा है इसलिए एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सीटिंग हान से बोलती है कि हान मैं भी तो अवेकन ले चुकी हूं तो क्यों ना तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और हान बोलने लगता है कि मैं सिर्फ डिवाइन एट्रीब्यूट्स वाले स्पिरिट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूं और ये मुझे एक ग्रेटेस्ट हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। और सीटिंग थोड़ा सा निराश होकर बोलने लगती है कि मैं आशा रखती हूँ कि काश मेरे पास भी डिवाइन एट्रीब्यूट्स होता तो मैं तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती। मास्टर बोलते हैं क्योंकि अब तुम लोग थर्ड टायर में पहुंच चुके हो इस वजह से रेयर सिटी में प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मुझे बताओ कि तुम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है। और हान कहता है कि टीचर मैं यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और अपने आप पे ही डिपेंड करना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो इंसेक्ट डिजास्टर एपोक्लिप्स है उसे मैं अपने आप से ही हैंडल कर सकूं। और मास्टर कहने लगते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं विशिंग के साथ में कांटेक्ट करता हूं और तुम्हारे साथ उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूंगा और तुम जाकर फ्रंट लाइन में बैटलफील्ड में अपना यहाँ पर ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे और वहां पे तुम्हें कई सारे इंसेक्ट स्पीसीज मिलेंगे जिसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि ये बस एक ट्रेनिंग है इस वजह से तुम सारे लोग हमारे हान के साथ में बिल्कुल भी नहीं जा सकते और मैंने तुम लोगों के लिए अलग से कई अच्छे अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं जिसके बाद कल्टीवेट करते हुए तुम लोग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और हान बोलता है ठीक है मैं टीचर आपके अरेंजमेंट को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। और सिंडासिया फ्रंटलाइन बैटलफील्ड के तरफ में शिफ्ट हो गया है जहाँ पर धुआंधार फाइट चल रही होती है और यहाँ पर ये जितने भी गार्डियंस है या फिर जितने भी ये एबिलिटी यूजर्स है वो सारे के सारे मिलकर उन इंसेक्ट के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं अपने टैंक के थ्रू। और इस टैंक ने बहुत ही भयंकर वाला अटैक इंसेक्ट के ऊपर में कर दिया होता है जहाँ पर हम सामने की तरफ में देखते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में बड़े बड़े जो स्नेक रहते हैं वो उनके ऊपर में
अटैक कंटिन्यूसली किए जा रहे होते हैं और ये स्नेक भी पीछे नहीं हट रहे होते। ये भी बहुत ही गुस्से में उन ह्यूमंस के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। इस धुआंधार बैटल के चलते कई सारे जो ह्यूमंस है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं और लोग उन्हें गाड़ी में लाद कर मेडिकल की तरफ में ले जा रहे होते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। बैटल के बीच में हम दो लोगों को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में ही बहस किए जा रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि यहाँ पर 3 लोग मारे जा चुके हैं और तुम मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो। तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलो कि मैं एक मिशन पर आया हूँ और वो एक एलिट मिशन है, बोलकर अपने हाथों में सिंबल को भी दिखा देता है। और तभी कुछ चीजें इस जगह पर होने लगती है जिस वजह से इन दोनों का ध्यान उस तरफ में चला गया होता है, क्योंकि इस जगह पर एक हेलीकॉप्टर ने अपनी एंट्री ले ली है और ये दोनों देखने लगते हैं कि आखिर अब इस हेलीकॉप्टर के अंदर से कौन निकलने वाला है। और ये होता है हमारा हान, जो कि अपने बैग को लेकर इस जगह पर अपनी एंट्री दे चुका है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है हान जान और मैं एक न्यू सोल्जर हूं जो कि इन सारी चीजों में आपके साथ मिलकर पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये दोनों हान को देखने लगते हैं। फिर ये बंदा बोलने लगता है कि तुम अकेले ही आए हो, आखिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट कहां पर है, उसे भी तो तुम्हारे साथ में होना चाहिए था। और हान मुस्कुराकर बोलने लगता है कि मैं बस अकेले ही आया हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट मेरे घर पर रुका हुआ है। और ये बंदा इस बात से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलने लगता है क्या तुम मेरे साथ में किसी प्रकार का कोई मजाक कर रहे हो, आखिर तुम इस तरीके की बैटल फील्ड में अकेले कैसे आ सकते हो, क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हुए हो। रेड हेयर बोलता है कैप्टन स्याओ प्लीज अपने आप को शांत कर लिए, आजकल के ये जो नौजवान है ना उन लोगों को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इसके कपड़ों को अच्छी तरीके से देखिए, ये कोई आसपास के कॉम्बैट स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कैंप से नहीं आया है। क्या आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ये कोई सिटी का यंग मास्टर है। सीधे शब्दों में रेड हेयर हान को बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझ रहा होता है जो कि किसी की सिफारिश पर इस जगह पर आया हुआ है। इस बात से श्याओ इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहने लगता है क्या मैं यहाँ पर किसी प्रकार का गार्बेज कलेक्टर नजर आ रहा हूँ, जो कोई भी आता है इस तरीके के कचरे को मेरे ऊपर में डालकर चला जाता है। इस तरीके की यंग मास्टर्स जो है वो हम लोगों के लिए सिर्फ ट्रबल क्रिएट करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्याओ अब जांग से कहने लगता है कि जांग क्यों ना हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लें कि आखिर इस यंग मास्टर को कौन यहाँ पर लेने वाला है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस यंग मास्टर को अपने टीम में ले लेना चाहिए। लेकिन जांग बोलने लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। हम लोगों के बीच में ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था कि सबसे पहले अब तुम ही यहाँ पर चूज करोगे, तो तुम अपनी बातों से अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते, तो इसलिए इस बंदे को तो तुम्हें ही चूज करना होगा। और फिर स्याओ बोलने लगता है ठीक है भूल जाओ, मैं ही इसे ले लेता हूँ। फिर हान से कहता है कि चलो बच्चे अब मेरे साथ में चलो क्योंकि तुम अब मेरे टीममेट्स बन चुके हो। और हान बोलने लगता है ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। और स्याओ हान से पूछने लगता है कि इन सब बकवास की बातों को छोड़ो, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने अपना नाम क्या बताया था। और हान बोलने लगता है कि मैं 3rd लेवल स्पिरिट मास्टर हान जान हूँ। और श्याओ कहता है कि मेरा नाम है श्याओ यार, मैं 4th लेवल का स्पिरिट मास्टर हूँ और तुम्हारे करंट टीम का कैप्टन भी हूँ। और हमारे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से तुम्हें हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट कर लिया गया है। तो सबसे पहले तुम अपने टीममेट से मिल लो। लड़के का नाम है साई और लड़की का नाम है सी। और सी अपने जैकेट को निकालते हुए बोलने लगती है कि इस मिशन की वजह से मैं पूरी तरीके से गीली हो गई हूँ। लेकिन उसे अपने जैकेट को निकालने में काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही होती है क्योंकि वो उसके किसी पार्ट में फंस गया होता है और इस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए बोलने लगती है कि ये तो स्टक हो गया है। और फिर हान से कहने लगती है कि क्यों ना न्यू गाय तुम मेरी यहाँ पर मदद करो मेरे कपड़ों को निकालने में। और हान थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ में सी को देखने लगता है, लेकिन बिना किसी बुरे इंटेंशन के वो उसके हेल्प करने के लिए तैयार होकर उसके कपड़े को निकालते हुए बोलने लगता है कि ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर बॉन फायर भी जल रहा होता है और जैसे कि हमारे हान ने इस सी की मदद की होती है इस वजह से वो खुश होकर हमारे हान से बोलने लगती है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हान बोलने लगता है कि आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, अपने टीममेट्स की मदद करना मेरा फर्ज है। और फिर से सी बोलने लगती है कि कैप्टन आखिर ये अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपने स्पिरिट को क्यों नहीं लेके आया अपने साथ में, क्या ये इतना ज्यादा प्रोफेशनल है। और हान अपने स्टोरेज रिंग से कुछ सामान को बाहर निकालते हुए उन्हें गिफ्ट देते हुए बोलने लगता है कि मेरा नाम है हानजान और मैं अपने साइड से आप लोगों के लिए कुछ स्मॉल गिफ्ट लेकर आया हूं हमारे फर्स्ट मीटिंग के तौर पर, तो प्लीज आप लोग इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और हान के इतने जबरदस्त गिफ्ट को देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलने लगते हैं कि ये तो लेवल 6 का आर्मर है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेसियस है। और बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलने लगते हैं कि हान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे टीम में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि ये गिफ्ट की वजह से इन लोग पूरी तरीके से खुश हो चुके हैं। लेकिन श्याओ हान से बोलने लगता है कि मुझे इन सारी चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं एक मेका ऑपरेटर हूं, तो मुझे प्रोटेक्टिव गियर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और अपने मन में कहने लगता है पता नहीं ये कौन से नोबेल फैमिली से आता है क्योंकि इसके पास में स्टोरेज रिंग और साथ में लेवल 6 का प्रोटेक्टिव गियर भी मौजूद है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़े फैमिली का बंदा हो सकता है जो इतना ज्यादा जेनरस है कि यहाँ पर अपने लोगों के लिए इस तरीके के गिफ्ट्स को लेकर आया हुआ है। फिर वो बात को बदलते हुए बोलने लगता है कि नेक्स्ट टास्क हमारे सामने में आ चुका है और उसके लिए कुछ सप्लाईज हम लोगों के पास में आए हैं, तो मैं जाकर उन सप्लाईज को ले लेता हूं, तो तुम लोग अभी के लिए आगे बढ़ सकते हो। और हान बोलता है ठीक है सर, और अपने टीममेट से पूछता है क्या सच
सचमुच में कैप्टन सियाओ मेकाबॉट ऑपरेटर है। ये बताता है कि ओल्ड सियाओ का जो स्पिरिट है ना, उसका नाम था सीलिंग, जो कि बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन में लड़ते हुए मारी जा चुकी है। इस वजह से वो अपने मेकाबॉट से ही फाइट करते हैं। सी कहती है क्योंकि हमारे जो कैप्टन है ना, वो वीक पर्सन बिल्कुल भी नहीं है और घर पर बैठे रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो मेकाबॉट के थ्रू यहाँ पर फ्रंट लाइन में आकर अपने दुश्मनों से फाइट कर रहे हैं और अपने लोगों को बचाने का अपना भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अब सी को कंफ्यूजन रहता है, उसे ये लगता है कि हान की जो वाइफ है यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट वो मारी जा चुकी है। इस वजह से हान से माफी मांगते हुए वो कहने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मुझे तुमसे ये सारे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे क्योंकि तुम्हारी जो कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है वो भी तो मारी जा चुकी है ना। तभी यहाँ पर श्याओ अपनी एंट्री लेते हुए बोलने लगता है कि बकवास की बातों को बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें अगले मिशन के लिए आगे की ओर में बढ़ना है। और कुछ पोटली को इन तीनों के तरफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और ये तीनों उस पोटली को ले लेते हैं। फिर पीछे की तरफ से हान बोलने लगता है कि आखिर हम लोगों का क्या मिशन है, और फिर श्याओ बोलने लगता है कि मिशन जो है वो लेवल ब्लू है, हम लोगों को कुछ डिसेंडेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। और हान बोलने लगता है कि डिसेंडेंट, आखिर हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं और किसे हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है। श्याओ बताने लगता है कि तुम लोगों ने इज़िकाई स्नेक ट्राइब के बारे में तो सुना ही होगा, वो लोग 10,000 गुना ज्यादा हम लोगों के मुकाबले में ट्रूप्स को बैटलफील्ड में इंक्रीज करते हुए रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो एक ह्यूमन के पीछे में इस ट्राइब के 100 लोग होते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इनकी जो तादाद है ना, इतनी ज्यादा होने की वजह से हम लोग हर बार इस बैटलफील्ड में लगभग हारते हुए आए हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसका नाम था वी सिंह, उसने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में इनके अगेंस्ट में फाइट किया था और इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से वाइप्ड आउट भी कर दिया था। और हम लोगों का जो लेटेस्ट मिशन है ना, उसके लिए मुझे ऑर्डर मिल चुका है, वो कि सेकेंड वॉर जोन के तरफ में, क्योंकि हम लोगों को उनके नेक्स्ट के लोकेशन के बारे में आइडेंटिफाइड कर दिया गया है और इस वजह से हम लोगों को जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा। और ऊपर से ऑर्डर किया गया है कि जो भी लोग उस लोकेशन के सबसे ज्यादा नजदीक में रहेंगे उन लोगों के पास में अथॉरिटी है कि उस जगह पर जाकर स्नेक के नेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर श्याओ आगे की तरफ में बढ़ने लगता है जहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है और अपने लोगों से बोलने लगता है कि टाइम बहुत ही जल्दी बीत रहा है, हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचकर उस स्नेक के नेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। तो चलो अब मेरे साथ में। और ये सारे लोग आगे की तरफ में बढ़ गए होते हैं। श्याओ और उसके टीममेट को दिखाया देता है जहां पर श्याओ अपने मेकाबॉट का राइड ले रहा होता है और अपने टीममेट से बोलने लगता है कि सारे लोग अलर्ट रहो क्योंकि हम अपने लोकेशन पर किसी भी पल पहुंचने ही वाले हैं। और सामने का नजारा देखकर हान चौंक कर बोलने लगता है कि सामने की तरफ में देखो, मेरे ख्याल से हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। और सामने में कपड़े के समान कुछ चीज पेड़ पर लटका हुआ हम लोगों को नजर आता है और ये एक बहुत ही बड़ा सांप का खाल होता है जो कि पूरे जंगल पर फैला हुआ है। और उसे देखते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। और फिर श्याओ बोलने लगता है कि स्नेक स्किन मोल्ट है जो कि इज़िकाई स्नेक का है। और जब भी कोई स्नेक अपने स्किन को बाहर निकाल देता है, इसका मतलब तो साफ है कि उसने अपने एक लेवल को एडवांस्ड कर लिया है और वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। और तभी किसी चीज को देखकर हान पूरी तरीके से चौंक कर बोलने लगता है कि ये जो इज़िकाई स्नेक है ना, उसने अपने एक्स को इसमें छुपा कर रखा हुआ है। अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि स्नेक का स्किन जो है वो इस जगह पर से फट चुका है। इस वजह से इसका जितने भी एक्स रहते हैं वो बाहर की तरफ में नीचे गिरना स्टार्ट कर दिए हैं। और सारी चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद श्याओ बोलने लगता है कि ये जो स्नेक का स्किन है ना, वो 6730 मीटर लंबा है और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इन अंडों की संख्या बहुत ही भारी मात्रा में, शायद हजारों या फिर लाखों में हो सकती है। और मेरे ख्याल से यही वो स्नेक नेस्ट है जिसे हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। और अंडे अब इस जगह पर हैच होना शुरू हो चुके हैं और सी और साई दोनों एक साथ में बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और तभी ये जितने भी एग्स रहते हैं वो सारे के सारे एक ही साथ में हैच हो रहे हैं और बहुत ही भारी मात्रा में स्नेक इस जगह पर अपना अपीयरेंस देने वाले। और इस एग हैचिंग की वजह से इतना बड़ा साउंड वेव बाहर की तरफ में निकलता है जिसे इन लोगों का कान बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है जिसके चपेट में अब श्याओ भी आ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से ये जो श्याओ है बहुत ही दूर चला गया होता है और ये पूरी तरीके से खाई के पास में पहुंच चुका है। और खाई के नीचे में जैसे ही वो गिरना शुरू हो जाता है, हान भी उस खाई के नीचे में जंप कर लेता है ताकि वो इस जगह पर श्याओ को बचा ले। और ये दोनों यहाँ पर हमारे हान और श्याओ की काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं और कहते हैं कि हान और कैप्टन क्या दोनों ठीक होंगे, उन लोगों के साथ में कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा। इस जगह पर गिरते हुए श्याओ हान से कहने लगता है कि बास्टर्ड, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे जाकर मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, मुझे यहाँ पर बचाने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मिशन। लेकिन हान उसके हाथों को पकड़ लेता है। अपने पावर का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हान श्याओ को वापस से चोटी के ऊपर में दोबारा से फेंक देता है। और फिर हान दोबारा नीचे की तरफ में जैसे ही गिरने वाला था, हम ऊपर का सीन देख पाते हैं जहां पर श्याओ थोड़ा सा कंफ्यूज होकर चोटी के ऊपर में ही गिरने वाला है और इसकी जिंदगी इस जगह पर बच चुकी है और वो सेफ लैंडिंग चोटी के ऊपर में कर भी लेता है। और नीचे की तरफ में शी और शाय दोनों देखने लगते हैं
कि आखिर हान के साथ में क्या हुआ, और उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होकर दोनों ही साथ में जोर से चिल्लाते हैं कि हान क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। लेकिन नीचे की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसा लगता है कि हान खाई के नीचे में गिर चुका है और शाओ यहाँ पर परेशान होकर बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस तरीके के बच्चे के पास में इतना जबरदस्त और बेहतरीन पावर मौजूद हो। और फिर शाय बोलने लगता है कि कैप्टन, खाई बहुत ही ज्यादा गहरी है और बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि हान की इस जगह पर मौत हो चुकी है, और इस वजह से जो शाओ है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाता है और कहने लगता है अपने आप से कि मैं माफी चाहता हूं हान, ये मेरी ही गलती थी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी यहाँ पर मौत हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस चोटी पर किसी का हाथ लटक रहा होता है जो कि हमारे हान का है, और वो ऊपर की तरफ में चढ़ते हुए बोलने लगता है कि मैं अभी तक नहीं मरा हूं, तो जल्दी से मुझे ऊपर की तरफ में खींचो। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होकर हान को बचाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और उसे जैसे ही खाई के ऊपर में ले लेते हैं, तब यहाँ पर शी बोलने लगती है कि हान जान, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? साई कहने लगता है कि ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, और सी कहने लगती है कि तुमने तो हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से डरा दिया था। फिर से साओ बोलने लगता है कि इडियट, आखिर तुम यहाँ पर क्या बकवास का काम कर रहे थे? तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं थी मेरे लिए। हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हमें स्नेक नेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है और उसी के ऊपर में फोकस करना है। तो सबसे पहले हम जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे और हमारे पास में वेस्ट करने के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हान बोलने लगता है ठीक है कैप्टन, मैं आपकी बातों को समझ गया। और हम यहाँ पर बेबी स्नेक को देख पाते हैं जो कि हिश 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 करके हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। और इतने ज्यादा झुंड को देखने के बाद हान कहता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इज़काई स्नेक क्लैन के जितने भी यंग स्नेक है वो लोग हैच करके इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे चुके हैं, और इन लोगों ने हमें अब नोटिस भी कर लिया है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन लोगों का झुंड कुछ ज्यादा ही मात्रा में रहता है। और फिर शाओ बोलने लगता है कि सारे लोग केयरफुल हो जाओ क्योंकि ये किसी भी पल हम लोगों के ऊपर में अटैक कर सकते हैं। फिर तभी शाह ये सब कुछ देखते हुए बोलने लगता है कि ये जितने भी बेबी स्नेक है इन लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और सी बोलने लगती है क्या हम लोग अब इस जगह पर मारे जाने वाले हैं? और ये सारे यंग स्नेक बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक लग रहे होते हैं और हिस हिस करते हुए इन सब के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी शाह सामने की तरफ में अपने वेपन को आगे करते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देना होगा। और फिर सी बोलने लगती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, हम लोग यहाँ पर से बिल्कुल भी स्केप नहीं कर पाएंगे। और तभी हमारा हान अपने रिंग को सामने की तरफ में कर देता है और यहाँ पर हर तरफ हम लोगों को गोल्डन लाइटनिंग ही नज़र आ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी प्रकार का बैरियर या फिर शील्ड को क्रिएट कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ये स्नेक उनके ऊपर में अटैक करने वाले थे, हमारे हान के शील्ड और बैरियर की वजह से इस जगह पर वो लोग उनके ऊपर में डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाए थे। और कुछ देर के लिए ये सारे लोग इस जगह पर सेफ हो गए हैं। और सामने में बैरियर को देखने के बाद ये जो स्नेक रहते हैं वो सारे के सारे थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपनी लाल आंखों से इन सारी चीजों को ही देख रहे होते हैं। फिर शाओ बोलने लगता है कि वो लोग इस जगह पर रुक चुके हैं। फिर एक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर पूरी तरीके से झुक चुका है। ये बाकी के जितने भी स्नेक है वो लोग भी ऐसे ही करने लगते हैं। ये सब कुछ देखते हुए सी और साई बोलने लगते हैं कि आखिर इन लोगों के साथ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये जितने भी स्वाम स्नेक है ना वो सारे के सारे हम लोगों के सामने में अब झुक चुके हैं। आखिर इनके दिमाग में कौन सा नया प्लान है? तभी हान उनसे बोलने लगता है कि कैप्टन, क्यों ना हम लोग यहाँ पर खड़े रहने के बजाय उन लोगों को एक ही बार में बर्न करके जलाकर राख कर दे। और शाओ बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं। और फिर वो अपने वेपन को यूज करके एक बहुत ही भारी मात्रा में फायर लाकर इन स्नेक के ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से ये जितने भी स्नेक रहते हैं वो जल भुनकर राख होना शुरू हो गए। और बेचारे लोग इस जगह पर उनका खात्मा होना भी शुरू हो गया। और जंगल के बीचों बीच आग का बहुत ही बड़ा लपट हम लोगों को नजर आता है, जिस वजह से इस जगह पर पूरी तरीके से उथल पुथल मच चुका है। और चिड़िया आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। साई पूछने लगता है कि हान, अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या किया? और हान कहने लगता है कि मैंने बस अपने कुछ इक्विपमेंट का यूज करते हुए इन लोगों को एक ही बार में पूरी तरीके से बर्न करवा दिया है। और सी बोलने लगती है ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था। और शाओ कहता है कि हमारा काम तो अब पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो गया। और ये पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया होता है कि इतना जल्दी हमारा काम यहाँ पर खत्म कैसे हो गया है। और हम स्नेक्स को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्न होकर इस जगह पर चिल्ला रहे होते हैं। और वो लोग बड़े ही बेदर्दी के साथ हान और शाओ के हाथों मारे जा रहे होते हैं। और इस वजह से इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ भी होने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर शाओ हान से पूछता है कंफ्यूजन के साथ कि हान, आखिर तुम हो कौन? क्योंकि तुम मुझे किसी नोबेल पर्सन के सन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हो। हान मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आप लोग अपनी आंखों से ही मुझे देख सकते हैं कि मेरे पास में किसी भी प्रकार का कोई हिडन एक्सपर्टीज बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मैं बस एक नॉर्मल सा 3rd रैंक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हूँ। और शाओ बोलने लगता है कि आखिर इस तरीके की बकवास बातों पर कौन ही यकीन करेगा। फिर शाओ के स्क्रीन पर एक अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के बाद शाओ पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। फिर हान उससे पूछने लगता है कि कैप्टन, आखिर क्या हुआ है यहाँ पर? आप इतने ज्यादा परेशान मुझे क्यों नजर आ रहे हैं? शाओ बताता है कि नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का मिशन इतने अच्छी तरीके से बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं गया है, क्योंकि हमारे अलावा 10 ऐसे और टीम थे जो बड़ी मुश्किल के साथ इसे कंप्लीट कर पाए हैं। फिर शी बोलने लगती है कि हम लोग बहुत ही किस्मत वाले थे, क्योंकि हान हम लोगों के साथ था और उसकी मदद की वजह से हम लोग इस मिशन में बिल्कुल भी फेल नहीं हुए हैं। फिर शाओ बोलने लगता है कि जितने भी लोकेशन हम लोगों को बताए गए थे उन सारी जगहों पर सक्सेसफुली अपने काम तो हमने कर ही दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे स्नेक थे जो कि बैटल फील्ड में जाकर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए हान तुम हम लोगों की यहाँ पर एक अच्छी तरीके से मदद कर सकते हो अपने एबिलिटी को यूज़ करते हुए, क्योंकि तुमने अभी कुछ टाइम पहले उन स्नेक्स से वो करवाया था हम लोगों के सामने में, और इसके बाद हम लोगों ने उन स्नेक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए कि हम लोगों को आगे भी इसी तरीके से काम कंटिन्यू करना चाहिए। और हान बोलने लगता है मैं इन बातों पर पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक ही बार में इतनी ज़्यादा तादाद को मैं हैंडल नहीं कर सकता और उन लोगों को वाइप आउट करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो भी अपने आप से। और तभी हम 5th रैंक इज़काई स्नेक क्लैन के मेंबर से मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खुखार है, और ये है स्नेक नेस्ट गार्डियन। और फिलहाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर्स को हमारे हान और उसके टीम मेंबर्स ने मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से जला के राख कर दिया था। और इतने लंबे और बड़े और खुखार स्नेक को अपने जस्ट सामने में देखने के बाद साई बोलने लगता है कि ये स्नेक नेस्ट का गार्डियन है, आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और साओ बोलने लगता है कि ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और हान भागते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोग वहां पर खड़े खड़े के अपने मौत का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इस जगह पर से भागो, वरना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और हान की ऐसी बातों को सुनकर ये सारे लोग पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और भागना शुरू कर दिए। और साई बोलने लगता है कि आखिर ये सब कुछ हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस बंदे को तो बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकते, यानी कि इस जॉइंट स्नेक को। और हासी बोलने लगती है कि हमें बस यहाँ पर से भागना होगा और यही हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन हमारा जो साव है वो पीछे नहीं हटने वाला, वो भी इस बड़े से स्नेक के ऊपर में अपने मिसाइल रॉकेट सारे चीजों से एक ही बार में अटैक कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से तुम लोग इस जगह पर से एस्केप करो, मैं तुम लोगों को कवर फायर देता हूं। और फिर हम देखते हैं कि ये जो धमाका है स्नेक के ऊपर में वो बहुत ही भारी भरकम हो रहा है, लेकिन इससे उससे कुछ खास ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो जो कुछ भी डैमेज हो रहा है इस वजह से ये सांप और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। फिर हान पीछे की तरफ में मुड़कर बोलने लगता है कि कैप्टन आपको वहां पर नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ पर हमारा साव उस स्नेक के मुंह पर हमको नजर आता है, जो कि 1-on-1 उस स्नेक के अगेंस्ट में फाइट कर रहा होता है। और ये स्नेक सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि उसने एक ही बार में मेकाबॉट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिस वजह से हमारा साव पीछे की तरफ में जाकर गिरता हुआ हमें नजर आता है और वो पूरी तरीके से इंजर्ड है और उसके बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज हमको नजर आती है। फिर सी और साई दोनों ही यहाँ पर अपने कैप्टन के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं, लेकिन जॉइंट स्नेक इतने ज्यादा गुस्से में रहता है कि वो अपने बड़े से मुंह को खोलकर सी और साई दोनों को जान से मारने के लिए रॉर करते हुए तेजी की रफ्तार से इनके तरफ में आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये जॉइंट स्नेक इन दोनों के ऊपर में अटैक करता है, लेकिन किसी बैरियर की वजह से ये दोनों इस जगह पर सेफ हो चुके हैं और स्नेक का ये जो बाइट रहता है वो उस बैरियर के ऊपर में ही लग जाता है। और इस चीज से साई काफी ज्यादा खुश होकर बोलने लगता है कि आखिर ये सारी जो चीजें हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और हान के दिए हुए 6 टायर के आर्मर की वजह से इन दोनों की जिंदगी इस जगह पर बच गई होती है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये आर्मर इनके बॉडी पर पूरी तरीके से आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर रहा होता है। लेकिन ये जॉइंट स्नेक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो इन लोगों के ऊपर में थूक देता है, यानी कि अपने एसिड से अटैक कर देता है। और ये जो एसिड है वो सीधा जाकर इन दोनों के बॉडी के ऊपर में पड़ जाता है। लेकिन जो सी है वो एक बार के लिए खुश हो जाती है कि अब इनके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई अटैक काम नहीं करने वाला है। लेकिन ये एसिड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि जैसे ही ये एसिड इनके बॉडी पर पड़ता है इन लोगों का आर्मर और बॉडी पूरी तरीके से गलना शुरू हो जाता है, बची होती है तो सिर्फ इनकी हड्डियां। और इसी के साथ में इन दोनों का इसी जगह पर खात्मा हो गया है। और अपने साथियों को इतने बुरी तरीके से मरता हुआ देखकर हान पूरी तरीके से शॉक में चला गया है। और फिर से ये जो स्नेक है वो हमारे हान को अब जान से मारने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और हमारा हान अब पूरी तरीके से गुस्से में आ गया और वो बोलने लगता है कि तूने आज जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं यार। वो अपने अर्जेंट लॉक को ओपन कर देता है, उसके पूरे बॉडी में गोल्डन कलर का फ्लेम हम लोगों को नजर आता है और वो इस जॉइंट स्नेक के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और जैसे ही ये जॉइंट स्नेक अपने हेड से हमारे हान के ऊपर में अटैक करता है, हान पीछे के तरफ में जंप करके उसके अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर देता है और फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेता है, जो कि हमारी सिया का है। लेकिन सिया इस जगह पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एबिलिटी को यूज कर देता है और वो बोलता है कि ड्रैगन सोर मैनोवर, और हवा में उड़ते हुए कहने लगता है कि वाइंड कम। और जैसे ही वो ये सारी चीजें बोलता है आसपास के ये जितने भी हवाएं रहते हैं वो हमारे हान को पूरी तरीके से घेरना शुरू कर दिए, जिस वजह से अब वो इस स्नेक के अटैक से अपने आप को बचा के रखे रह सकता है। लेकिन ये स्नेक भी बिल्कुल कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसके सर पर तुम देख सकते हो कि कांटेदार कुछ चीज बाहर के तरफ में निकलने लगता है। बिना
टाइम गवाए अपने इस सिंग से हमारे हान के अगेंस्ट में अटैक कर दिया। एक बुलेट की स्पीड के साथ तेजी की रफ्तार से हान के ऊपर में अटैक करने के लिए नुकीलेदार हॉर्न आगे की तरफ में बढ़ना शुरू कर दिया है, सीधे जाकर हान के उस वाइंड के ऊपर में लग जाता है। और इस वजह से हमारा जो हान है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक था। इस वजह से हान का जो यहाँ पर एबिलिटी यूज कर रहा था वो थोड़ी देर के लिए डिसअपेयर हो जाता है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। और एक मीटियोराइट के समान वो जंगल के किसी दूसरे छोर पर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी भी आती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल कर उठते हुए बोलने लगता है कि ये फिफ्थ टायर का गार्डियन जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे 1-on-1 तो बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकता। और ये जॉइंट स्नेक फिर से हमारे हान के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने जबान को खोलकर रोर करते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि हान अब इस जगह पर से मारा जाने वाला है, लेकिन तभी हम आसमान से एक नीली कलर की रोशनी सीधा उस स्नेक के सर पर आकर लगती हुई नजर आती है, जिस वजह से ये स्नेक जमीन पर धराशायी हो जाता है। और हान ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज है। और यहाँ पर ये एक स्वाड रहता है जो सीधे आकर इस जॉइंट स्नेक के सर पर ही लगा था, और इसी के साथ इस जॉइंट स्नेक का इस जगह पर खात्मा हो चुका है। जिसे देखने के बाद हान पूरी तरीके से कंफ्यूज और बोलने लगता है कि आखिर कौन था वो जिसने मेरी जिंदगी को बचाया। और तभी इस जगह पर अपने वेपन को लेने के लिए एक लड़की अपनी एंट्री ले लेती है, और ये दिखने में बहुत ही कमाल की है। और वो सीधे हमारे सांप के सर के ऊपर में एंट्री लेती है, और ये वेपन तो उस लड़की से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। और इसे देखते हुए हमारा हान उससे कहने लगता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी इस मूव की वजह से मेरी आज जिंदगी बच पाई है। और फिर ये लड़की होती है हमारी गोंग यांग जिन, और जिन यहाँ पर मुस्कुराने लगती है हमारे हान को देखकर और कहने लगती है कि लिटिल ब्रदर तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, पूरी तरीके से मेरे टाइप के हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सो कॉल्ड सीनियर ग्रेट सिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती, क्योंकि मैं एक्सट्रीम इवल जिसे लैंड ऑफ एक्सियल के नाम से भी जाना जाता है वहां पर से बिलोंग करती हूँ, जिसके बारे में तुम्हारे जैसे कई सारे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर काफी बातों में मेंशन किया करते हैं। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जबरदस्त नजर आ रही होती है। और हान अपने मन में बोलता है लैंड ऑफ एक्सियल वो जगह है जहां पर ऐसे लोग जाते हैं जिसे कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसे दूसरे शब्दों में लोअर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये एक इवल प्लेस है जहां पर ऐसे ह्यूमंस जाया करते हैं जो किसी भी प्रकार के नियम कानून को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, और जो चीज इन लोगों को चाहिए होता है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और इसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते। और क्या ये लड़की सचमुच में सीरियस है जो उस जगह पर से बिलोंग करती है और मुझसे यहाँ पर मिलने आई है? और फिर हमें इस लड़की का कुछ स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें इसका नाम है गोंग यांग जिन, SSS लेवल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर, रैंक 8 टायर, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म, डिस्ट्रक्शन ग्रेट ब्लेड टायर, वेलकरी। और ये बहुत ही हाई लेवल पर है, और इसको देखते हुए बोलने लगता है कि ये लड़की तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका टायर ही 8 लेवल पर है और ये एक वेलकरी है। और ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे हान के भी पसीने छूट गए होते हैं, क्योंकि वो इसका सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये लड़की यानी कि जिन बिना देरी की जंप करके हमारे लिन के पीछे में पहुंच गई है और बोलने लगती है कि आखिर मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने अभी अभी कौन सा सॉन्ग प्ले किया था, क्योंकि तुम्हारे सॉन्ग की वजह से मेरा पूरा बॉडी एम्पलीफाइड हो गया है और मुझे अलग ही प्रकार का कुछ फीलिंग को दे रहा है। इस फीलिंग की वजह से मैंने उस स्नेक के अगेंस्ट में इतना पावरफुल अटैक कर दिया कि वो मेरे एक ही अटैक से जान से मारा गया। मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरा किसी के साथ में कॉम्बैट होगा उस वक्त तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन सकते हो, और इसके बाद मैं हर एक कॉम्बैट को जीत भी जाऊंगी। और हान उसकी बातों से काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो पीछे की तरफ में हटकर जिन से कहने लगता है कि रुको, आखिर तुम ये क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? और जिन कहने लगती है कि क्या तुम बस एक छोटे से 3rd टायर के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और हान रजिस्ट करते हुए बोलने लगता है कि मेरा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाला। और जिन आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है तो मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें अब फोर्सफुली अपने साथ में लेकर जाना होगा। और हान अपने पास से एक डैगर को निकालकर अपने गले पे टिकाते हुए एक स्माइल के साथ बोलने लगता है तो तुम्हारे साथ जाने से बेटर यह है कि मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी को यहाँ पर ले लूं। और इस बात से जिन खुश होते हुए बोलने लगती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके के बंदे हो। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर से ले जाने के लिए तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हान जिन को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस वीमेन से निपटना मेरे लिए नामुमकिन के बराबर है, तो क्यों ना मैं इसका थोड़ा सा एडवांटेज उठा लूँ, क्योंकि ये मुझे अपने साथ में इतना ज़्यादा लेकर जाना ही चाहती है। तो मुझे सबसे पहले अपने मिशन को कंप्लीट कर देना चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसके साथ मुझे किस तरीके से रहना है। फिर वो बोलने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी यहाँ पर मदद करनी होगी। ये जितने भी इंसेक्ट स्वान अभी अभी इस जगह पर हैच हुए हैं और बैटलफील्ड की तरफ में जा रहे हैं, उन सबको एलिमिनेट करने में। और जिन कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे सामने में कुछ अनरीजनेबल सा रिक्वेस्ट करने वाले हो, लेकिन ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इस वजह से मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हूँ। और हान सी के बॉडी को देखते हुए कहने लगता
लगता है कि यहाँ पर एक मैप है जहाँ पर से हम ये जितने भी नेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं सरपेंट, उन लोगों के लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। फिर वो मैप को देखते हुए बोलने लगता है कि आसपास में ही एक लोकेशन मुझे बता रहा है, तो हमें जल्दी से वहाँ पर सपोर्ट के लिए जाना होगा बैटल फील्ड में। और जिन कहने लगती है कि अब जबकि तुम मेरे साथ में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो तो इन सारी चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी शॉकिंगली जिन के बॉडी के पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब सा चीज़ निकल रहा होता है या फिर आकर उसके ऊपर में चिपक गया है मालूम नहीं, लेकिन ये एक कर्स के समान नजर आ रहा होता है, जो कि दूसरे सीन में हम लोगों को एक डीमन के समान दिखाई दे रहा है। सचमुच में शायद ये किसी प्रकार का कोई कर्स ही है। और यहाँ पर हमारी जो जिन रहती है उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग निकलने लगती है और वो बोलने लगती है कि नहीं, मेरा ये जो जख्म है ना वो अब यहाँ पर खुलने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। और फिर ये सारी चीज़ों को देखते हुए हान उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। और जिन इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी कर्स से पीड़ित है। और फिर जिनकी आंखों को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके रेड होने लगती है और उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का ऑरा या फिर किसी प्रकार का कुछ अलग ही चीज़ बाहर निकलने लगता है। और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हान से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुको, जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ। और हान यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बड़े ही कन्फ्यूजन के साथ में देख रहा होता है कि किस तरीके से जिन यहाँ पर अपने कंट्रोल को खोती हुई जा रही है। जिन अपने सिया वेपन को बाहर की तरफ में निकाल कर कहने लगता है कि उसके अंदर में डिमोनिक ऑरा अपना कब्जा करते हुए जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और उसने अपने सिया वेपन से हमारे जिन के ऊपर में किसी प्रकार की कोई स्पेल को कास्ट कर दिया होता है और भारी मात्रा में ग्रीन ऑरा जो है वो जिन को पूरी तरीके से यहाँ पर घेरना शुरू कर दिया है। इस ग्रीन ऑरा की वजह से हमारी जिन का ये जो कर्स रहता है वो धीरे धीरे करते हुए हटना शुरू हो गया है और वापस से जिन अपने कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक धमाके के साथ में ये जितना भी कर्स रहता है उसके बैक बॉडी से पूरी तरीके से डिसअपेयर होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये सारी चीज़ों को हमारी जिन देखती है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर बोलने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो हान से कहने लगती है कि आखिर अभी अभी तुमने मेरे साथ में क्या किया। और हान उससे बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्योरिटी पाउडर का यूज़ करते हुए तुम्हारे साथ में जिस भी प्रकार का इफेक्ट हो रहा था उसे मैंने हील कर दिया है। और ये मेरे लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं थी, मुझे बस थोड़ा सा ही एफर्ट डालना पड़ा। लेकिन मेरे लिए जानना वाली बात यह है कि आखिर तुम्हारे साथ अभी अभी क्या हो रहा था, क्योंकि तुम्हारा जख्म जैसे ही खुला तुम पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गई थी। जिन कहती है कि मैं टायर 9 के इंसेक्ट एम्परर के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी और उसके फाइट के दौरान मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गई और बड़े ही मुश्किल के साथ में उस जगह पर से स्केप करके भाग पाई थी। लेकिन जब से मैं वहां पर से भागी हूं तब से उसका ये जो हिडन डैमेज है वो मेरे बॉडी को इसी तरीके से इफेक्ट कर रहा है। ये जो टायर 9 का इंसेक्ट एम्परर है उसे लोग मो बुलाते हैं और उसका ये जो इवल ऑरा है उसने मेरे बॉडी पर छोड़ दिया है, जिस वजह से वो किसी भी तरीके से मेरे बॉडी पर अपना कंट्रोल लेकर अब मेरे हाथों से किसी को भी जान से मरवा सकता है। और हान पूछने लगता है क्या ये टायर 9 का इंसेक्ट एम्परर इतना ज्यादा टेरिफाइंग है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर परमिशन दोगी कि मैं तुम्हारे इस जख्म को देख सकूं, हो सकता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर पाऊं। और जिन बोलने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो और तुम यहाँ पर शायद मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो अपने कपड़ों को निकालना शुरू कर देती है और बहुत ही कमाल की और हॉट नजर आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए हान से कहने लगती है कि ठीक है, मुझे इन सारी चीजों से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार जब तुमने अपना यहाँ पर काम कर लोगे उसके बाद मैं तुम्हारे आंखों को निकाल कर उससे अपना गोटियां खेलना शुरू कर दूंगी। इसे वो अपने खोलकर अपने पीठ को हान को दिखाने लगती है। हान उसके पीठ को टच करता है जो कि पूरी तरीके से कपड़ों से लैस है यार। कहने लगता है कि तुम्हारा जो जख्म है ना वो इतना ज्यादा डीप नहीं है, इसे ट्रीट किया जा सकता है। और जिन ब्लश करते हुए अपने मन में कहने लगती है कि उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, उसने डायरेक्टली मेरे बॉडी को पीछे से टच कर लिया है। और फिर हान अपना जलवा यहाँ पर बिखेरना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हमारी ये जो जिन है उसके बॉडी में जिन अपनी रिकवरी एबिलिटी को यूज करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे करके दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के प्रोसेस में हमारी जो जिन रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ मज़ा आने लगता है और वो आवाज़ें निकालना शुरू कर दी है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो एक प्रकार का कोई कर्स है वो इस जगह पर से डिसअपेयर होना शुरू हो गया। और हान मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि प्योरिटी पाउडर जो है ना उसने अपने काम को अच्छी तरीके से कर दिया है, लेकिन ये अभी तक कंप्लीटली क्योर नहीं हुआ है। हम लोगों को कुछ और समय इसे क्योर करने में लगेगा, तो क्यों ना हम लोग दोबारा से ट्राई करें। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो हमारी लिंग है उसका पॉड इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देता है, जिसे देखने के बाद जिन एक बार के लिए आश्चर्यचकित होकर मुस्कुरा कर कहने लगती है कि तुम्हारे पास में तो सरप्राइजिंग्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तुम आखिर किस प्रकार के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो, क्योंकि तुम एक ही बार में 2 स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को मेरे ख्याल से यहाँ पर यूज कर रहे हो। और अभी अभी जितने भी स्नेक इस जगह पर से मारे गए हुए थे ये उस पॉट के अंदर में जाना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा जो हान है जिन के लिए एक मेडिसिन क्रिएट करेगा, जिसके बाद हमारी जिन का ये जो कर्स है वो पूरी तरीके से उसके बॉडी से डिसअपेयर हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पॉट से अटैक कर देता है हमारी जिन के ऊपर में और वो बोलने लगता
लगता है कि जाओ और इसके जितना भी कर्स है उसे पूरी तरीके से डिसअपेयर कर दो। जैसे ही पॉट का ट्रीटमेंट हमारी जिन के ऊपर में होना शुरू हो जाता है, जिन यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है और कहने लगती है कि सचमुच में ये कितना ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। और कुछ समय यहाँ पर बीत चुका है और हान यहाँ पर कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, क्योंकि तुम्हारा ये जो जख्म है ना वो आधा से ज्यादा यहाँ पर हील हो चुका है। और जिन कहने लगती है क्या तुम दोबारा से ये सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ करते समय मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था। और हान कहने लगता है क्या तुम सचमुच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर दोबारा करूँ, लेकिन तुमने अच्छी तरीके से देख लिया है कि मुझे अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करने के लिए कई सारे इंसेक्ट को ऑब्जॉर्ब करके इस तरीके के प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ा है। तो इसलिए हमें आगे जाकर और भी इस तरीके के इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे इस बॉडी पर अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए तुम्हारे इस कर्स को पूरी तरीके से तुम्हारे बॉडी से डिसअपेयर कर सकूं। और जिन खुश होती हुए बोलने लगती है तो मेरे ख्याल से हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो हम लोगों को बुला रहा है, तो चलो हमें बिना देरी किए हुए उस जगह पर जाना होगा, क्योंकि कई सारे जो इंसेक्ट है हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं और साथ में मेरा ट्रीटमेंट भी। और इस बात से हमारा हान थोड़ा सा चौंक जाता है। बिना देरी के हमारी जिन हमारे हान को पकड़कर हवाओं की सैर करते हुए आगे की तरफ में ले जाते हुए बोलने लगती है तो चलो हम लोगों को आगे अब बढ़ना होगा। और सीन एक जगह पर शिफ्ट हो गया है जहां पर झरने हैं, पेड़ पौधे हैं और साथ में एक हम लोगों को घर भी नजर आ रहा होता है। और साथ में जंगल के बीचों बीच से ये इंसेक्ट तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट कर सके। और ये जितने भी इंसेक्ट आगे बढ़ रहे होते हैं ऊपर में एक ड्रोन उड़ रहा होता है, ये सारी चीजों को वो कैप्चर कर लेता है जो कि ह्यूमंस के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। बेस के अंदर से ये बंदा सारी चीजों को देखते हुए रिपोर्ट कर कहने लगता है कि सारे लोग मॉनिटर स्क्रीन की तरफ में देखो, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में स्नेक आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। और इस स्पीड में इंसेक्ट को अप्रोच करता हुआ देखकर ये सारे लोग यहाँ पर परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गुआनसान की मदद लेनी चाहिए थी, अगर वो इस जगह पर होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। और इस तरीके से कई सारी बातें कर रहे होते हैं जो कि पूरी तरीके से फालतू है। और ये बंदा शायद हमारा ली है जो कि इस जगह पर कहने लगता है कि इंसेक्ट रेस बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गई है और वो लोग कंटिन्यूसली हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग अपने हाई लेवल के ये जितने भी कॉम्बैट करने वाले लोग हैं फ्रंट लाइन में उन्हें उस जगह पर भेजे, जिसके बाद हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस जगह पर मारे जाएंगे और हमारे पास इतने पावरफुल लोग नहीं बचेंगे। और क्लियरली कोई भी देख के इसे बता सकता है कि ये उन लोगों के द्वारा रचा गया हम लोगों के अगेंस्ट में प्लान है। और ये बुढ़ा हमारे ली को देखने लगता है और फिर ली बोलने लगता है कि जल्दी से 8 कॉम्बैट जोन को यहाँ पर कांटेक्ट करो और उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन अभी के लिए यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और हमारा जो सीन रहता है वापस से जिन और हान के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां पर हान और जिन एक स्टोन के ऊपर में बैठे हुए हैं और नीचे के तरफ में ये जितने भी इंसेक्ट स्नेक है वो आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। और हान जिन से बोलने लगता है कि थैंकफुली हम लोग एकदम टाइम पे इस जगह पर पहुंच चुके हैं। और जिन फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर बोलने लगती है तो चलो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से हम लोगों को इन्हें पूरी तरीके से वाइप्ड आउट कर देना है। और क्या ही कमाल की नजर आ रही होती है अपने स्वॉर्ड के साथ। लेकिन जिन उससे बोलने लगता है कि सीनियर जिन मेरे ख्याल से आपको मुझे इन सारी चीजों को हैंडल करने देना चाहिए। और जिन बोलने लगती है क्या तुम इस बात पे पूरी तरीके से श्योर हो। और जिन उस पर चट्टान से जंप करते हुए बोलने लगता है कि मैं इस बात पे पूरी तरीके से श्योर हूं। और जैसे ही जिन जमीन पर जंप करता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हमें नजर आता है, जिसे देखते हुए जिन अपने मन में बोलने लगती है कि ये जो बच्चा है ना इसमें बहुत ही ज्यादा गट है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसके साथ में अभी मैं इस जगह पर मौजूद हूं तो इसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होने वाली। और हान इन इंसेक्ट के बीच में आने के बाद बोलने लगता है कि बीस्ट अब तुम लोगों के मरने का समय हो चुका है। ये सारे बीस्ट हमारे हान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हान अपना एक जोरदार पंच इस स्नेक बीस्ट के ऊपर में लगा देता है, जिससे ये स्नेक अपने आप को नहीं बचा पाता। और ये सारी जो चीजें हैं वो बेस के अंदर मौजूद ये जितने भी लोग हैं वो ये देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन लिन बोलने लगता है कि हान आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और थोड़ा सा परेशान भी नजर आता है। बुढ़ऊ कहने लगता है कि आखिर उसने अकेले ही उसके ऊपर में चार्ज क्यों कर दिया। साइड वाला बंदा बोलने लगता है क्या वो अपने मौत को ढूंढते हुए इस जगह पर आया हुआ है। और हम हान के तरफ में देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होकर कई सारे इंसेक्ट स्नेक को जान से मार रहा होता है, वो भी बहुत ही ब्रूटली, और इनके पूरी तरीके से चिथड़े उड़ रहे होते हैं। फिर हान बोलने लगता है कि ओरिजिनली तो मैं ये चाहता था, मैं 8 अर्जेंसी फिस्ट की ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है यहाँ तक कि मैं इन लोगों को पूरी तरीके से जान से भी नहीं मार पा रहा हूँ। लेकिन ये जितने भी स्नेक्स रहते हैं वो अब हमारे हान को बहुत ही ज्यादा घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि हमारे हान ने इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और इन लोगों ने चारों तरफ से हमारे हान को घेर लिया होता है। हान अपने सोच पर ही डूबा हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो स्नेक्स है वो बहुत ही ज्यादा घूर के हमारे हान को देखने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी जिन की, जो कि अपने स्टोन से जंप करके इन लोगों का खात्मा करने के लिए आगे की तरफ में बढ़ गई होती है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक इन स्नेक्स के अगेंस्ट में कर देती है, जिससे ये स्नेक अपने आप को नहीं बचा पाते और वो अटैक
अटैक करने के बाद बोलती है कि तुम लोग मेरे सामान से दूर रहो, क्योंकि तुम लोगों का बिल्कुल भी हक नहीं बनता है उसे छूने का, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से मेरा हो गया है। और जिनके एक अटैक की वजह से बहुत सारे स्नेक इस जगह पर से मारे जा चुके हैं, वो फिर से यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये जितने भी स्नेक्स रहते हैं वो उसके अटैक की वजह से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो जिन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस मूव में वो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की नज़र आ रही होती है। फिर वो बोलने लगती है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि कौन है जो मेरे सामान को अब छूने वाला है। फिर उसने एक गजब का स्लैश इस जगह पर लगा दिया होता है और इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन रहता है कि उसके सामने में आने वाले ये जितने भी स्नेक है वो दो हिस्सों में बंटकर मर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम ज़मीन का हालत देखते हैं जो पूरी तरीके से उजड़ गई होती है हमारे जिन के अटैक की वजह से। लेकिन हमारा हान भी पीछे कहाँ हटने वाला है, वो भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड होकर बोलने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था लेकिन फिर भी अभी भी मैं यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, तो तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो। और जिन इस बात से पूरी तरीके से शॉक में चली गई होती है, लेकिन एक स्माइल के साथ बोलने लगती है कि मैंने इस तरीके के बच्चे को कभी भी नहीं देखा है जो इस तरीके का पागलपंती करता है। और हान इन स्नेक्स के बीच में जाने के बाद अपने थर्ड लॉक को ओपन कर लेता है और उसके पूरे बॉडी में गोल्डन फ्लेम हो रहा नजर आता है। कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि थर्ड लॉक जो है वो अब इस जगह पर अनलॉक्ड हो गया है और साथ में लाइफ पंच भी इस जगह पर अनलॉक्ड हो गया है। और अब मैं यहाँ पर अपने 8 पंच को तुम लोगों को दिखाऊंगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त और धुआंधार वाला पंच इन स्नेक्स के अगेंस्ट में कर देता है, जिसका इम्पैक्ट ही इतना ज़बरदस्त रहता है कि ये स्नेक्स अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहे होते यार। जो भी उसके चपेट में आता है वो पूरी तरीके से मारा जा रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर एक मुस्कुराहट के साथ में बोलने लगती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इस तरीके के पावर को यूज़ करते हुए कभी भी नहीं देखा था और ये मुझे यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है अपने ताकत का। और फिर वो भी तैयार होते हुए बोलने लगती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँ, जिसके बाद ये जो फाइट है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। यार ये सब कुछ करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि अब ये हमारे हान की थर्ड वाइफ बनने वाली है। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए ली कहने लगता है कि ये तो बड़ी ही कमाल की बात है कि इस जवान लड़के ने अकेले ही उस स्नेक नेस्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन बुढ़ऊ साइड से कहने लगता है कि उसके साथ में ये जो वुमेन फाइट कर रही है वो है कौन। अर्ली यहाँ पर इस बुढ़ऊ को जिन के बारे में बताना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में तुम लोगों को बता दिया था तो मुझे दोबारा उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहने लगता है कि उस बच्चे ने सचमुच में इसके साथ में टीम अप करके उन स्नेक नेस्ट को पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय किए जा रहा है। फिर हमारा जो सीन रहता है वो वापस से जंगल के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर जितने भी ये स्नेक्स इस जगह पर आगे बढ़ रहे थे उन लोगों का खात्मा कर दिया था और उन लोगों की लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई है। और ये दोनों देखने लगते हैं कि आखिर कोई यहाँ पर स्नेक बचा तो नहीं है। और हान ने अपने दोबारा से उस स्पॉट को समन कर लिया होता है और वो बोलने लगता है कि चलो अब तुम्हारे बॉडी के रिकवरी को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट इंसेक्ट मौजूद है। इसके बाद तुम्हारा ये जो कर्स है वो पूरी तरीके से तुम्हारे बॉडी से डिसअपेयर हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये जो पॉट है वो जितने भी यहाँ पर इंसेक्ट पड़े हुए हैं उन लोगों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। फिर हान बोलने लगता है तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट को दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर हमारी जिन बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और उसके बॉडी के पीछे में हम लोगों को रेड डार्क कलर का ऑरा बाहर निकलते हुए नजर आता है। फिर तभी हम देखते हैं कि पॉट जो है अपने अंदर में जितना भी ये इंसेक्ट का एनर्जी को संभाला हुआ था अब वो यहाँ पर हमारे जिन के ऊपर में फेंकना शुरू कर देता है। और हान बोलने लगता है पीछे से कि मैं अब यहाँ पर तुम्हारे ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराना। और जैसे ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है हमारी जो जिन रहती है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सी आवाज़ें भी निकाल रही होती है। और फिर हम दिखाया जाता है कि ये जो कर्स है ना अब वो उसके बॉडी से धीरे धीरे करके निकलने लगता है। और हान उसे बताता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का थॉर्न बाहर निकल रहा है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और हमारी जिन बोलने लगती है कि उसे मेरे बॉडी से बाहर निकाल लो। और जैसे ही हमारा पॉट उस ब्लैक थॉर्न को अपने अंदर में कंज्यूम कर लेता है और उसके बॉडी से ब्लैक थॉर्न निकलने की वजह से हमारी जो जिन रहती है वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकाल रही होती है। और इसी आवाज़ के साथ कि क्या सचमुच में अब उसके बॉडी पर किसी भी प्रकार का अब कोई भी कर्स नहीं बचा है। हमारा इस कन्फ्यूज़न के साथ में ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से तुम लोगों को थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।